गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। सेकेंड चैप्टर नमक का दारोगा। पिछले क्लास में जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। लेखक कौन? मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए देखते हैं नमक का दारोगा आगे क्या होता है। बंसीधर के घर पहुँचे हुए कौन? आलोपी। पंडित आलोपी दीन पहुँचे हुए और उनसे विनय करते। क्या विनय करते हैं अब आज हम देखते हैं। बंसीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान से। आलोपी दीन ने दारोगा बंसीधर के साथ गलत किया। उस समय जब नदी तट पर बंसीधर ने आलोपी दीन को अवैध तरीके से व्यापार करते पकड़ा था तब, लेकिन अन्याय दारोगा बंसीधर के साथ हुआ। अदालत में जो भी फैसला सुनाया गया वो उचित नहीं था। अब इन संपूर्ण घटना के बाद आलोपी दीन कहाँ पहुँचते हैं? तो दारोगा बंसीधर के घर। अब जब दारोगा बंसीधर के घर पहुँचते हैं तो बंसीधर के पिता आलोपी दीन से लल्लू छप्पू की बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं। उन्हें अपने बेटे का इस तरह से कर्तव्यनिष्ठ होना, ईमानदार होना अच्छा नहीं लगा। अब बंसीधर का क्या व्यवहार होता है? तो बंसीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। अतिथि देवो भव, पता ही हम सभी को। अब अतिथि के रूप में आए थे उनके घर पे, तो बंसीधर ने सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ। स्वाभिमान के साथ जो भी हुआ, पिछला जो भी हुआ, बंसीधर को पता है कि वो सही है। अपने स्वाभिमान के साथ उन्होंने आलोपी दीन का सत्कार किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। दारोगा बंसीधर को क्या लग रहा था कि ये हमारे घर पे मुझे और भी लज्जित करने के लिए और जलाने के लिए आए हुए हैं। प्रार्थना क्षमा की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती बात और सहाय सी प्रतीत हो रही थी। ठकुर सुहाती बात अर्थात चापलूसी करना। जिस तरह से वृद्ध मुंशी जी आलोपी दीन से बातें कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे, बंसीधर को अच्छा नहीं लग रहा था। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट। पंडित आलोपी दीन को लेकर, पंडित आलोपी दीन के प्रति जो भी विचार थे, विचारधारणाएं थी बंसीधर के मन में, वो मिट गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो पंडित जी की ओर जब उन्होंने देखा तो उड़ती हुई दृष्टि से देखा तो सद्भाव झलक रहे थे। सद्भाव यानी अच्छे भाव, अच्छे विचार झलक रहे थे। हमारे मुख, हमारे हाव भाव कहीं ना कहीं हमारे विचार को, हमारे भावनाओं को सामने प्रकट करती। इस बार पंडित आलोपी दीन दारोगा बंसीधर के पहुँचे, लेकिन अच्छे विचारों के साथ। अब वही दारोगा बंसीधर जब पंडित आलोपी दीन की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, नज़रों से देखा तो सद्भाव झलक रहे थे। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। आलोपी दीन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पे। अब जो भी आज्ञा हो सिर माथे पे मानने के लिए तैयार है। अब क्या आगे आज्ञा देते हैं? पंडित आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, विनम्र भाव से कहा, विनम्र भाव से क्या कहा? नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। ये किसने कहा? पंडित आलोपी दीन ने, कि नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने क्या प्रार्थना किया था नदी के तट पर? कि उन्हें छोड़ दे और जो रिश्वत है, जो भी जितना हो, खुशी से देने के लिए तैयार थे। परंतु दारोगा बंसीधर उनके ऐश्वर्य, उनकी वैभव की जो वर्षा हो रही थी, धन ऐश्वर्य की जो मोहिनी वर्षा थी, वो बंसीधर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बंसीधर झुके नहीं। इसलिए आलोपी दीन ने क्या कहा कि आपने मेरी प्रार्थना उस समय स्वीकार नहीं की थी नदी के तट पर, किंतु आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी।
अब आगे क्या प्रार्थना करते हैं वो आगे हम बढ़ेंगे तब पता चलेगा। चलिए बढ़ते आगे। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई कमी नहीं होगी। त्रुटि अर्थात क्या होता है, तो त्रुटि का अर्थ होता है कमी। उसमें कोई कमी नहीं होगी, आज्ञा दीजिए, कोई कमी उसमें होने वाली नहीं है। ये भी कहते मैं किस योग्य हूँ, किंतु कुछ सेवा मुझसे हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगा, उसमें कमी नहीं छोड़ूंगा। अब आगे पंडित आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, एक पत्र निकाला और पत्र कानूनी दस्तावेज वाली थी, स्टाम्प लगा हुआ था। अब वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। अब कौन सा पद था उसमें, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, पद को स्वीकार कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। कानूनी दस्तावेज वाले पेपर पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करनी चाहिए। अब कौन से पद की बात वंशीधर कर रहे थे और हस्ताक्षर करने के लिए उन्होंने कहा, अब क्या कौन सा पद है आगे देखते हैं। आलोपीदीन क्या कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। स्पष्ट शब्दों में आलोपीदीन कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ और मैं जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं आपके घर से जाने वाला नहीं हूँ, इस द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता अर्थात क्या, किए गए उपकार को मानने वाला। अब ऐसा क्या लिखा हुआ था कि वंशीधर उस पत्र को पढ़ने के बाद कृतज्ञता से भर गए, उनके आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। यानी जो स्टाम्प लगा हुआ पेपर था उसमें कौन सा पद था, तो अभी तक पंडित आलोपीदीन के पास जितनी संपत्ति थी अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर का पद था, अस्थाई मैनेजर का पद उन्हें सौंपा था। और इसके अलावा और कौन सी सुविधाएं थी, सुविधाएं उसमें लिखी हुई थी, तो 6000 वार्षिक वेतन। वार्षिक वेतन कितना, 6000। इसके अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग, सवारी रोज़ाना खर्च अलग था इसके अलावा। और उसके साथ ही साथ और क्या सेवाएं दी गई थी, तो सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में दिए गए थे। ये सारी सुविधाएं पंडित आलोपीदीन ने दारोगा वंशीधर के लिए किया था। इसमें लिखे गए थे स्पष्ट कल्पित स्वर्णिम में बोले, कल्पित स्वर से बोले। क्या बोलते हैं, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं। उनके जो ये उदार भाव थे आलोपीदीन के, इस उदार भाव को देखते हुए दारोगा वंशीधर की आंखें नम हो गई। कल्पित स्वर में बोलते, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य क्षमता नहीं है, मैं किस शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस पद को लेकर मेरे पास आए हैं मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, आलोपीदीन ने हंसकर कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। और इस तरह से उनका हंसना और कहना कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है, कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी योग्यता का प्रमाण, दारोगा वंशीधर की योग्यता का प्रमाण उन्होंने नदी तट पर ही देख लिया था। उनकी ईमानदारी, सत्य निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए वंशीधर को ज़रूरत नहीं थी। ये उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, काम के प्रति जागरूकता, सजगता आलोपीदीन ने उसी समय नदी, यमुना नदी के तट पर सब कुछ देख लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस समय मुझे आपके जैसे अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, क्या कहा गंभीर भाव से, यूँ मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आप जैसे कीर्तिवान, कीर्ति अर्थात क्या, यश, प्रतिष्ठावान सज्जन पुरुष की सेवा करने का अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप जैसे कीर्तिवान पुरुष का सेवा करने का अवसर मिला मुझे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु मुझ में न विद्या है
ना बुद्धि है, ना अनुभव है। ये कौन कह रहा है? दारोगा वंशीधर, कि जिस पद के लिए आप आए हैं, आप चाहते हैं कि जिस पद पर मैं नौकरी करूं उसके योग्य नहीं हूं। और कारण क्या देते हैं? ना तो मेरे पास विद्या है, ना बुद्धि है और ना अनुभव जो इन त्रुटियों को पूरी कर सके। त्रुटि अर्थात क्या होती है? कमी होती है, जो इन कमियों को पूरा कर सके। इस तरह से इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूरी कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए आपको बड़े मर्मज्ञ अर्थात मन की बात जानने वाला, अनुभवी, जिसे अनुभव हो, ऐसे मनुष्य की ज़रूरत है। मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। ये स्वयं कौन कह रहा है? दारोगा वंशीधर कह रहे, अपने बारे में लेके, अपने को लेकर कह रहे, ना तो मेरे पास बुद्धि है, ना विद्या है और ना अनुभव है। मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। इस पद पर एक मर्मज्ञ अनुभवी पुरुष की ज़रूरत है। आगे क्या होता है? तो आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथों में देकर बोले, मुझे न विद्वता की चाह है और न अनुभव की चाह है। क्योंकि दारोगा वंशीधर ने क्या कहा? ना तो मुझ में विद्वता, बुद्धि, ना बुद्धि है, ना विद्या, ना अनुभव। तो उन्होंने क्या कहा? दारोगा वंशीधर के इस विचार को सुनकर आलोपीदीन ने क्या कहा? ना मुझे विद्वता की चाह है और ना अनुभव की और ना मर्मज्ञ की, ना मर्मज्ञता की चाह और ना कार्यकुशलता की। क्योंकि कार्यकुशलता तो उन्होंने देख लिया था उसी समय, उसी दिन यमुना नदी के तट पर सब कुछ अनुभव कर लिया था कि दारोगा वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति। इसलिए उन्होंने अभी क्या कहा आलोपीदीन ने कि ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। स्पष्ट शब्दों में कह दिया दारोगा वंशीधर के प्रति जो उनके विचार थे, जो उन्होंने उस समय अनुभव किया था आलोपीदीन ने। उन्होंने क्या कहा कि आपके गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। पहले घटित घटना देख चुके थे, कितने गुणी है वो। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है, यानी चमकता हुआ मोती जो मेरे सामने वंशीधर है। और इस पद पर कोई भली भांति सचेत सजग कर्मनिष्ठ होकर काम कर सकता है तो वंशीधर पर उन्हें पूर्ण विश्वास है। कहते हैं वह अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए। अब उनके हाथों में कलम थमाते हैं और कहते, अधिक मत सोचिए, अधिक विचार मत कीजिए, दस्तखत कीजिए। दस्तखत अर्थात क्या? हस्ताक्षर, सिग्नेचर करने के लिए कहते, कलम उठाकर उनके हाथों में थमा देते हैं। और आगे क्या कहते? परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत अर्थात क्या? तो किसी की लिहाज न करने वाला, आपको बेमुरव्वत नदी तट पर जिस तरह से दारोगा वंशीधर ने आलोपीदीन के साथ जिस तरह से कर्तव्यनिष्ठ होकर जो काम किया, उसी बात को लेकर कहते कि ठीक वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत अर्थात किसी की लिहाज न करने वाला, अगर मैं सही हूँ तो अपने पथ पर अडिग रहना, विश्वास होना कि मैं सही हूँ, जो भी कर रही हूँ उचित है। तो वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड अर्थात ढीठ, कठोर, यानी कठोरतापूर्ण व्यवहार वंशीधर ने किया आलोपीदीन के साथ। आलोपीदीन गलत थे और जिस पद पे वो थे, दारोगा पद पर, कठोरता स्वाभाविक थी। अब कठोरता, बेमुरव्वत, उद्दंड और कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने वाला दरोगा आपको बनाए रखे, जो उन्होंने उस समय देखा था। ठीक उसी बात की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आती है। आलोपीदीन के यह विचार सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते, आंखें नम हो जाती है। वंशीधर के हृदय के संकुचित पात्र में इतना
एहसास न समझ सका। आलोपी ने जिस तरह से उदारता वंशीधर के प्रति उदारता व्यक्त की, वंशीधर की आंखें नम हो गई और इस तरह संकुचित पात्र में इतना एहसान न समझ सका। कई बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से उन्होंने देखा। किसने? वंशीधर ने कई बार भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से उन्होंने आलोपी की ओर देखा और फिर कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। और अंततः जिस उद्देश्य से पंडित आलोपी वंशीधर के घर पधारे थे, जिस पद को लेकर उस पद पर वंशीधर को नियुक्त करना चाहते थे, अपनी अस्थायी संपत्ति का मैनेजर बनाना चाहते थे, अंततः उस पद के लिए दारोगा वंशीधर मान जाते हैं और उस कागज पर कांपते हुए हाथों से हस्ताक्षर कर देते हैं। कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है। हालांकि आरंभ में उनकी सत्य निष्ठा ईमानदारी पर उनके पिताजी भी रुष्ट हुए, नौकरी से भी बेदखल किया गया, माता भी रुष्ट हुई, पत्नी ने कई दिनों तक सीधी मुंह बात भी नहीं किया, लेकिन फिर भी सत्यनिष्ठ ईमानदार वंशीधर डगमगाए नहीं। अंततः कहानी के अंत में आलोपी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वंशीधर के सत्य की जीत होती है। ओके, तो ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दारोगा, नमक का दारोगा, यहाँ आज पूर्ण होता है। ओके।